Okay, जी students, I am gonna start the next module, which is module number 6, and that is all about equity, stocks, common and preferred stocks. The first we need to identify the difference between debt and equity. Debt कहते हैं ज़ाहिर कर्ज़ा है, उधार है, यानी कि जहाँ पर क्रेडिटर से आपने पैसे लिए हुए हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं और आप उनके फ़ंड से अपनी कंपनी या मैनेजमेंट चला रहे हो. इक्विटी ये है कि जी फ़ंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स हैं और वो ओनर्स ज़ाहिर है वो लोग हैं जो एक्चुअली मालिक होते हैं कंपनी या उसके. ठीक है. अब यहाँ हमने डेट्स को पढ़ लिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स. हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया कि जब बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें क्या राइट्स होते हैं या किस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है या किस तरीके से बॉन्ड होल्डर्स को उनकी इनकम क्या होती है, उनके रिटर्न्स क्या होते हैं. तो अब बात हमने करनी है इक्विटी के बारे में. तो पहली बात तो ये है कि जब इक्विटी होल्डर है उसको क्या मिलता है, वॉइस इन मैनेजमेंट. वॉइस का मतलब क्या है, देखो अगर एक मालिक है तो मालिक का काम क्या है कि वो सब कुछ खुद मैनेज करे. बट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेजमेंट ओनर्स के हाथ में नहीं होती. ओनर्स मैनेजमेंट नहीं चला रहे. ओनर्स कौन है, मैं आप, कोई भी कॉमन जो आम जनरल पब्लिक है. लेकिन व्हाट दे हैव द राइट टू डू इज़ के जो ओनर्स हैं दे हैव द राइट टू सेलेक्ट इलेक्ट द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग. उससे इम्पैक्ट क्या होता है कि वो लोग आते हैं जो आप चाहते हैं एज ए ओनर. लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को. जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो भी आवाम है वो अपनी मर्ज़ी के मुंतखब उम्मीदवार चुनती है और वो लोग सामने आकर ज़ाहिर है काम करते हैं. हमारा पर्पस क्या होता है कि जैसे हमारा मुल्क है, जैसे मेरे एरिया में प्रॉब्लम्स हैं, काम नहीं हो रहे, तो किसी जो है वो कोई एक नया बंदा आता है, वो कहता है जी मैं ये कराऊँगा वो कराऊँगा एंड आई बिलीव इज़ वर्ड्स, तो मैं उसको वोट कास्ट करती हूँ कि चलो जी वो आएगा तो शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. पर्पस मेरा क्या है कि वो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, मतलब जो मेरी सोच है, जो मेरे प्रॉब्लम्स है उसका हल निकालेगा. ऐसे ही ओनर से पास का राइट होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट को चूज़ करते हैं और वो पर्पज़ यही है कि जी मैनेजमेंट ने एज एन एजेंट काम करना होता है ओनर्स के. तो फिर ओनर्स की बात की इम्पोर्टेंस पहले होती है और उनकी जो भी रिजर्वेशंस होते हैं वो माइंड में रखे जाते हैं. फिर आता है जी क्लेम्स ऑन इनकम एंड एसेट्स. अब जहाँ पे क्लेम्स की बात आती है ना, तो वहाँ आई मस्ट से कि जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनके क्लेम सेकेंडरी होते हैं, यानी कि उनको आपने बाद में एंटरटेन करना होता है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि जब भी आपने कुछ पे करना है, इससे आपने इनकम है, तो पहले किसको मिलेगी, पहले मिलेगी बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट की फॉर्म में. फिर जो बच जाता है फिर आप देते हो उसको प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को. ऐसे ही है, यानी कि एंड फिर कॉमन की बारी आती है. यानी कि मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यू हैव टू पे ऑफ द क्लेम्स टू द बॉन्ड होल्डर्स या डेट होल्डर्स एंड देन यू विल पे टू द रियल ओनर्स. तो ओनर्स के जितने भी क्लेम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम और एसेट्स वो बाद में एंटरटेन किए जाएंगे. पहले आपने अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे ऑफ करना होता है. थर्ड इज़ मैच्योरिटी. हमने पढ़ा है ना कि जैसे बॉन्ड है तो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड इशू हुआ, लाइक 20 ईयर्स 30 ईयर्स. लेकिन इक्विटी केस में देयर इज़ नो मैच्योरिटी, नो एक्सपायरी डेट. आप शेयर परचेज करते हो, बाद में इफ़ यू हैव टू रीसेल इट यू कैन गो फॉर इट, आप उसको बेच दो, कोई और ख़रीद लेगा, लेकिन वो शेयर मार्केट में रहेगा, वो एग्जिस्ट करता रहेगा. यानी कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. जब तक कंपनी चल रही है वो शेयर्स मार्केट में फ्लोट होते रहेंगे. आज आप ओनर हैं कल कोई और हो जाएगा. देन लास्ट है जी टैक्स ट्रीटमेंट. अब टैक्स में मैं बात करूँ तो आप लोगों को रिकॉल करें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट. तो क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट में पहले हम लिखते हैं ना लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर टैक्स निकालते हैं. यानी कि जो बॉन्ड होल्डर के अगेंस्ट लाइबिलिटी है इंटरेस्ट की, उसके लिए टैक्स रूल्स आपको अलाउ करते हैं कि जी आप उसको शामिल करें अपने एक्सपेंडिचर में. देखो अगर आप अपने एक्सपेंस बढ़ा लेंगे इनकम स्टेटमेंट में तो क्या होगा, आपकी जो नेट इनकम कम हो जाएगी ना. जब इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा. तो अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलाउ किया जा रहा है कि शामिल करें इसको टैक्स पे करने से पहले, तो फ़ायदा इसमें कंपनी को क्या हो रहा है, यानी कि उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा.
राइट। तो यानी कि टैक्स के केस में जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है दैट इज़ टैक्स डिडक्टिबल, टैक्स माइनस करके हम करते हैं। जबकि डिविडेंड केस में, चाहे वो प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड हो या कॉमन स्टॉक डिविडेंड हो, आप लोग पढ़ कर आए हो इस चीज़ को, वो हम बाद में लिखते हैं। पहले हम टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स निकालने के बाद यानी टैक्स ज़्यादा निकलता है आपका, और फिर हम उन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी हमने इतना डिविडेंड भी पे कर दिए। यानी कि ये वाले एक्सपेंडिचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, चाहे प्रेफर्ड स्टॉक हो चाहे वो कॉमन स्टॉक हो, वो आपका टैक्स की मद में कंसिडर नहीं होता और हम उसको शामिल नहीं करते इनकम स्टेटमेंट में। अगर शामिल करेंगे तो आपका इनकम और कम हो जाएगी, आपका टैक्स और कम हो जाएगा। तो जो हमारे कंपनी के जो रूल्स हैं या टैक्स के रूल्स अथॉरिटीज़ हैं, दे से कि सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस इज़ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड और कॉमन स्टॉक डिविडेंड आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर्स, राइट। अब आती हूँ जी कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स के ऊपर। कॉमन स्टॉक वो स्टॉक्स हैं जिनको रेजिजुअल स्टॉक्स भी कहते हैं। रेजिजुअल का मतलब ये होता है ना कि लेफ़्ट ओवर, बच गया। देखो, अगर बॉन्ड होल्डर है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू देम, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं तो वो उनके बाद आएंगे, बॉन्ड्स के बाद, एंड यू विल पे। अब जो बच जाएगा वो किसके बारे में, वो किस पास जाएगा, वो जाएगा कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास। यानी कि ये रेजिजुअल्स हैं, लेफ़्ट ओवर्स हैं, अगर है तो दे दो, नहीं है तो ना दो। लेकिन दे हैव द ओनरशिप राइट्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कॉमन स्टॉक्स की बात मैं कर रही हूँ। अब अगर मैं आती हूँ टुवर्ड्स दी ओनरशिप, तो ओनरशिप की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। या तो ये होते हैं प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली का मतलब ये है कि कुछ प्राइवेटली लोग जो है ना आपस में मिलकर शेयर्स की जो है वो डीलिंग कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स शेयर्स प्राइवेटली ओन्ड हैं तो उनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं होगी, राइट, और वो प्राइवेटली ही आपस में ही डीलिंग कर रहे होंगे बस। इसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है पब्लिक, प्राइवेटली ओन्ड और पब्लिकली ओन्ड। जो पब्लिकली ओन्ड स्टॉक्स होते हैं, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये रहा, ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी ट्रेडिंग बाय पब्लिक एट लार्ज होती है, और ये ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में हो रही होती है। हम पढ़ कर आए हैं स्टॉक मार्केट को भी। तो जहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है वो कौन से स्टॉक्स हैं, पब्लिकली ओन्ड स्टॉक्स, और जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है वो है प्राइवेटली ओन्ड स्टॉक्स। एक थोड़ा सा और फर्दर डेरिवेशन है, दैट इज़ क्लोजली ओन्ड स्टॉक्स। अब क्लोजली से मतलब ये है कि जहाँ पर आप और कम लोग कर लें, यानी प्राइवेट है ना, किसी कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्लोजली में क्या है कि जैसे लाइक एक बंदा है, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, बहन भाई हैं। इफ़ दे स्टार्ट डूइंग डीलिंग इन अ कंपनी, और वो ख़ुद अपने शेयर इशू कर दें और वो बस वो बहन भाइयों के दरमियान में शेयर्स रहें, तो वो क्या हो जाएगी, क्लोजली ओन्ड कंपनी, राइट। और फिर उसके बाद हो जाता है एक वाइडली ओन्ड स्टॉक्स। पब्लिकली ओन्ड स्टॉक्स को वाइडली ओन्ड स्टॉक्स कह सकते हैं, कहते भी हैं। उसकी वजह क्या है, ये वही स्टॉक्स हैं जो पब्लिकली ओन्ड है, यानी कि पब्लिक ट्रेडिंग इनकी हो रही है, और ट्रेडिंग किसके दरमियान हो रही है, बिटवीन मैनी अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जानते नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि MCB बैंक, लेट से अगर मैं MCB के शेयर्स परचेज कर लेती हूँ तो मुझे नहीं पता कि उनके ऑनर्स कौन कौन से कहाँ पर रहते हैं, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में, आई डोंट नो, मुझे नाम भी नहीं पता होंगे उनके, लेकिन मैं ओनर हूँ, वो भी ओनर है। तो ये है कि वाइडली ओन है, कि मतलब बहुत एक्सपैंडेड है, फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखना है कि जो प्राइवेटली ओन स्टॉक्स हैं उनकी डीलिंग स्टॉक मार्केट में नहीं हो रही है, जो पब्लिकली ओन स्टॉक्स हैं उनकी डीलिंग स्टॉक मार्केट में होती है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ टुवर्ड्स दी पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है कि जब भी आप स्टॉक्स को पहली मरतबा इशू करते हो तो आप उसकी एक वैल्यू असाइन करते हो कि जी मुझे लगता है भाई मेरी स्टॉक की ये प्राइस होगी, जो भी आपने फ़र्ज़ की सोची है, वो जो असाइंड वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड इट्स पार वैल्यू। अब पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पार वैल्यू वो है जो मैनेजमेंट ने खुद से असाइन की हुई है, जबकि आपकी मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की क्या कहते हैं उसको, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चेंज होती रहती है।
डिमांड ज़्यादा है, प्राइस वुड गो अप, डिमांड कम है, प्राइस वुड गो डाउन, और वो डेली मतलब आर्ली बेसिस पर चेंज हो रही होती है मार्केट वैल्यू। पार वैल्यू एक बार असाइंड है एंड दैट विल नॉट बी चेंज्ड एवर। ठीक, अब आते हैं जी प्रीएम्प्टिव राइट के ऊपर। प्रीएम्प्टिव राइट क्या है कि स्टॉक होल्डर्स को एक राइट मिलता है कि जी लेट से आपके अगर देखो ना स्टॉक्स क्या होते हैं, आपने एक बार इशू किए, फंड्स रिक्वायर्ड थे, यू नीड मोर फंड्स, यू कैन इशू मोर स्टॉक्स। ठीक है, लेट से कि जी मैं कहती हूँ कि आपने टोटल कंपनी ने स्टॉक्स इशू किए थे और आपके पास सिर्फ 7 स्टॉक्स थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो एक उनकी अच्छी जो है वो प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स कह रही हूँ स्टॉक्स मौजूद था। आई शुड सिंपली से इट इज़ 7%। ठीक है, यानी कि आप 7% ओनरशिप आपके पास थी। अगर कंपनी 100 शेयर और इशू कर दें तो शेयर कितने हो जाएंगे, 200। यू आर हैविंग ओनली 7 शेयर्स, नाउ योर ओनरशिप विल बी 3.5%। कैसे निकालें, 7 डिवाइड बाई 100, 7 डिवाइड बाई 200। अब क्या हुआ कि ऐसे केसेस में इफ़ आई एम द ओनर, मेरी जो भी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, कम हो रही है ना, कि मुझे ओनरशिप के राइट्स भी कम मिलेंगे, मेरे पास डिविडेंड भी कम आएगा, मुझे अर्निंग्स भी कम मिलेंगी, होगा ऐसा। उसको सिक्योर करने के लिए प्रीएम्प्टिव राइट्स ऑफर दिए जाते हैं कि अगर प्रीएम्प्टिव राइट है तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर है उसके राइट्स चेंज ना किए जाएं विद रिस्पेक्ट टू देयर वोटिंग राइट्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर अर्निंग्स, विद रिस्पेक्ट टू देयर डिविडेंड। कि अगर हम लोग स्टॉक्स को डाइल्यूट कर भी लें, बढ़ा भी लें, तो भी आपके जो राइट्स पहले थे वही राइट्स आपको मिलते रहेंगे। ये है प्रीएम्प्टिव राइट्स। ठीक, अगर प्रीएम्प्टिव राइट्स नहीं होते तो क्या होगा कि डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप की वजह से डाइल्यूशन ऑफ अर्निंग्स होगी, कि आपने अगर स्टॉक्स बढ़ा दिए हैं तो फिर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग्स डाइल्यूट हो जाएंगी, कम मिलेंगे, वैसे उनको डिविडेंड कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि यू विल हैव टू पे डिविडेंड टू ऑल द स्टॉक होल्डर्स। पहले आप 100 को दे रहे थे, आप 200 को दे रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है ना कि आपका जो राइट इंडिविजुअल राइट है वो कम हो जाएगा। अब एक और टर्म आगे से बोलते हैं राइट्स। ये है प्रीएम्प्टिव राइट्स, ये खाली राइट्स है। ये राइट्स का मतलब क्या होता है कि स्टॉक्स की टर्म्स या ज़ुबान में राइट्स कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ये राइट दिया जाए कि अगर वो चाहें तो स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं दोबारा से, किस प्राइस पर, बिलो द मार्केट प्राइस, और एक ख़ास प्रपोर्शन में देंगे। जैसे अगर मैं स्टॉक होल्डर हूँ, अगर मुझे कंपनी ये राइट देती है, राइट एक फैसिलिटी होती है कंपनी की तरफ से, क्योंकि अगर मैं स्टॉक होल्डर हूँ, ठीक, एंड इफ़ आई वांट टू बाय मोर स्टॉक्स, इफ़ आई वांट टू बाय इफ़ आई वांट टू हैव मोर ओनरशिप इन द कंपनी, व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई विल हैव टू गो टू द स्टॉक मार्केट एंड परचेज द स्टॉक सिंपली। लेकिन अगर मुझे कंपनी ये राइट ऑफ़र कर दे, ये राइट, तो क्या होगा, मैं कंपनी के स्टॉक्स भी ख़रीद सकूँगी, लेकिन मार्केट प्राइस पर नहीं ख़रीदूँगी, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ख़रीदूँगी। मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मुझे कम रेट पर स्टॉक्स की ऑफ़र है, मैं ख़रीद सकती हूँ। और कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी अपने अच्छे स्टॉक होल्डर्स को जब एक फैसिलिटी देनी होती है तो देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो वो बोनस देती है या वो राइट इशू की ऑफ़र कर देती है। बोनस क्या होता है कि हम कैश ना दें, हम उनको मतलब स्टॉक होल्डर्स ने जी आपको हम एज अ स्टॉक नए स्टॉक्स ख़रीद लें हमारे, ठीक है, वो बोनस होता है। हम डिविडेंड जो कैश की फॉर्म में देते हैं वो डिविडेंड कैश फॉर्म में ना दें, हम उनको डिविडेंड स्टॉक्स की फॉर्म में दे दें, वो बोनस है। और राइट क्या है, बोनस में हम डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि हम लोग कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है, जस्ट फॉर फ्री है कि आपको जो हमने डिविडेंड देना था, हमने कैश पे करना, हम कैश पे नहीं करते आपको, हम आपको कहते हैं जी आप हमारे इतने स्टॉक्स, उतने कैश के अगेंस्ट इतने स्टॉक्स आप ले लें, फ्री इस सेंस में है कि आप पैसे पे नहीं करोगे। लेकिन अगर राइट है तो फिर राइट का मतलब ये होगा कि जी आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि यू कैन बाय द स्टॉक्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक हो गया। अब कुछ टर्म्स मेरे सामने आ रही हैं, ये वाली ऑथराइज शेयर्स, आउटस्टैंडिंग, ट्रेजरी एंड इशूड शेयर्स, इनको भी देख लेते हैं क्या होती हैं। ऑथराइज शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो स्टॉक का मतलब एक ही होता है, शेयर्स ब्रिटिश वर्ड है और स्टॉक अमेरिकन वर्ड है।
ऑथराइज शेयर कहते हैं जी वो शेयर्स हैं जो एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, ऑथराइज टू इशू। ठीक, आपने पढ़ा है ना, एक कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। तो ऑथराइज्ड शेयर के बारे में जो डिटेल आती है वो कहाँ पे आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आती है। और वॉट एवर नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव चूज़न, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते इन योर होल लाइफ। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने ऑथराइज शेयर्स को सिलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, तो फिर आप इतने ज़्यादा चूज़ करें कि जो आपकी कंपनी की पूरी लाइफ के लिए काफ़ी हों। यू कैन नॉट चेंज दैट। ठीक, फिर आते हैं जी इशूड शेयर्स। इशूड वो होते हैं जो कंपनी टाइम टू टाइम इशू करती रहती है, लोगों को ऑफर करती है, या ये वो शेयर्स हैं जो कि सर्कुलेशन में आए हुए थे, किसी ने ख़रीदे हैं पब्लिक या प्राइवेटली, और जो मार्केट में फ्लोट हुए हैं, दैट आर इशूड शेयर्स। अब इशूड शेयर्स में से कुछ होते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग वो इशूड शेयर्स हैं जो करंटली इस वक्त इन्वेस्टर्स या लोगों के पास मौजूद हैं, पब्लिकली या प्राइवेटली बोथ। ठीक है, वो कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और ऐसे इशूड शेयर्स भी हो सकते हैं जो कि पहले आपने इशू किए थे किसी टाइम पर, बाद में किसी वजह से आपने उनको बाय बैक कर लिया। कंपनी से बॉन्ड्स को कॉल कर लेती है ना, कॉल करती है तो वो वापस खरीद लेती है। ऐसे ही आप स्टॉक्स को भी रीपर्चेज़ कर सकते हो। जब आप स्टॉक को रीपर्चेज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। अब वो ट्रेजरी स्टॉक पहले कभी मार्केट में फ्लोट हुआ था, पहले कभी इशू हुआ था, इशू था तो हमने इशू में डाल दिया उसको, लेकिन अब चूँकि वो कंपनी ने वापस ख़रीद लिया हुआ है तो अब ये आउटस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं है। आउटस्टैंडिंग में वो शेयर्स आ रहे हैं जो कि इस वक्त करंटली मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। ट्रेजरी में वो स्टॉक्स आ रहे हैं जो पहले कभी इशूड थे बट कंपनी ने किसी भी वजह से उनको बाय बैक कर लिया, आपस से ख़रीद लिया हुआ है। जब ख़रीद लिया हुआ है तो अब वो आउटस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग ओवर हेयर इज़ कि जो आपकी बैलेंस शीट है जहाँ हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं, हम लोग हमेशा आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यूज़ को पिक कर रहे होते हैं, या जहाँ हम इक्विटी निकालते हैं ना तो हम आउटस्टैंडिंग कैपिटल देख रहे होते हैं। नोटिस किया ना आपने, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग। इशूड में वो शेयर्स भी शामिल हैं जो कि ट्रेजरी स्टॉक है और वो अभी मार्केट में नहीं फ्लोट हो रहा। ठीक है, तो हमने इशूड नहीं लेने, हमने कौन से स्टॉक्स लेने हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जो इस करंटली मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। देन कम्स द वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि जनरली कहा जाता है कि जी फॉर एवरी स्टॉक देयर इज़ अ वोट। हर स्टॉक होल्डर एक वोट कास्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल, बाय रूल। लेकिन वोटिंग होती कैसे है कि साल के आखिर में जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाती हैं तो एक जनरल मीटिंग कॉल की जाती है, जिसे बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उस जनरल मीटिंग में तमाम स्टॉक होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है। जनरली लोग नहीं जाते। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर जाएंगे तो दे हैव द राइट टू कास्ट द वोट। उसमें मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग होती है, तो जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वो बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम का हिस्सा। तो मैंने बताया था ना अभी आप लोगों के जो एक्चुअली ओनर्स हैं, दे हैव द डिसाइसिव रोल टू सेलेक्ट एंड इलेक्ट द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वही होगी जिसको आपके स्टॉक होल्डर्स चूज़ करेंगे। अब इसी में टर्म आती है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी बैटल। ये क्या बला होती है, हमारे यहाँ अक्सर जो है वो क्या होता है कि पहले देखते हैं कि प्रॉक्सी क्या होती है। प्रॉक्सी ये है कि वो जो स्टॉक होल्डर्स हैं, इफ़ दे कैन नॉट गो देमसेल्व्स इन एन एनुअल जनरल मीटिंग तो दे कैन चूज़ एन ऑप्शन ऑफ प्रॉक्सी। खुद ना जाएं, अपनी प्रॉक्सी कॉल करवा दें। मतलब मैं खुद ना जाऊं, मैं किसी से कह दूँ कि जी मेरा ये वाला वोट है तो ये कास्ट कर दीजिएगा, मेरी प्रेजेंस शो हो जाएगी जैसे, लेकिन वो प्रॉक्सी की फॉर्म में होगी। हमारे यहाँ होता है ना, बच्चे करते हैं क्लासरूम्स के अंदर प्रॉक्सी कॉल कर देते, मतलब पता न चले कि मैं क्लास के अंदर मौजूद नहीं हूँ। वो तो एक कह लो कि मतलब अलाउड नहीं है ना, वो तो आप इलीगल वे में काम करते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर प्रॉक्सीज़ जो है ना वो अलाउड है और यूज़ भी होती हैं। प्रॉक्सी बैटल क्या चीज़ होती है कि प्रॉक्सी बैटल कहते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ पहले आपको। हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, सेनेट इलेक्शन हुआ, कोई और इलेक्शन हुआ, तो क्या होता है कि अंदर खाने आपस में इनकी बैटल्स चल रही होती हैं, किसको चूज़ करवाना है। तो ऐसे ही प्रॉक्सी के ज़रिए
स्टॉक होल्डर्स भी बैटल्स का पार्ट बनते हैं। बैटल क्या होती है, खुद तो गए नहीं लेकिन अपनी नुमाइंदगी शो करवा दी, और मतलब वो जानबूझ के ना किसी और को चूज़ करवाने के लिए कहते हैं जी हम सामने भी ना आएँ और पीछे रहकर अपनी मर्ज़ी के लोग भी चूज़ करवा लें। तो प्रॉक्सी बैटल ये होती है। फिर आता है जी सुपर वोटिंग शेयर्स। नाम से आइडिया और है, सुपर वोट कहते हैं मतलब ज़्यादा, यानी कि अगर एक स्टॉक के अगेंस्ट मल्टीपल वोट्स आपको दिए जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, सुपर वोटिंग शेयर्स। फिर आते हैं नॉन वोटिंग कॉमन स्टॉक्स। ये वो कॉमन स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई डिविडेंड पे ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब क्या डिविडेंड कह रही हूँ, सॉरी, जिनके अगेंस्ट कोई भी आपको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वो मेंशन होता है ऑलरेडी कि आपके पास कौन सा स्टॉक है। अब स्टॉक्स को क्या मिलता है, इन रिटर्न डिविडेंड मिलता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो हमने अभी तक बात की हुई है स्टॉक्स के बारे में। अब हम कल से इंशाल्लाह बात करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी सी। आप लोगों को बता दूं मैं एक बात और यहाँ पर कि जो आपका ये वाला चैप्टर है, टॉपिक है जो अभी पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs वाली जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं। तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक।